हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा, संस्कृत के कुछ टॉपिक्स आपने सीखे, पढ़े और समझे। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और जैसे ही आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरोसॉल हैं। एरोसॉल क्या होते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हवा में मौजूद कण। तो वायुमंडल में मौजूद किसी ठोस अथवा पदार्थ के कण एरोसॉल कहलाते हैं। ये कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित अथवा परावर्तित कर सकते हैं। अवशोषित और परावर्तित करने से फ्रेंड्स आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है सूरज से निकलने वाली वो पूरी रोशनी हमें पूरी पूरी जो हमारी अर्थ होती है वो हमें पूरी पूरी प्राप्त नहीं होती है। उसके कुछ कण जो रोशनी है उसका एक पार्ट परावर्तित हो जाता है और कुछ थोड़ा सा ही पार्ट पृथ्वी को डायरेक्ट प्राप्त होता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल हवा में मौजूद होते हैं वो एरोसॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिडो है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सूरज सन से लाइट आ रही है। कुछ लाइट जो है, एक मिनट में अभी आपको बताती हूँ, आप ध्यान रखिए इसको। ये देखिए, ये हमारा सन है। सन से लाइट का एक पोर्शन आया, वो क्लाउड्स के थ्रू ये परावर्तित हो गया। उसके बाद एक पार्ट उसका पानी में आया और एक पार्ट उसका जो अर्थ पर मौजूद ग्लेशियर्स हैं उससे परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में लौट गया। तो सौर विकिरण से तात्पर्य ये है कि जो सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होती है और पुनः पृथ्वी से परावर्तित होकर लौट जाती है, तो इस आपतित मतलब जो आई और जो परावर्तित होकर गई, उस सौर विकिरण के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को और नोट करिए कि जो एल्बिडो होता है वो बिल्कुल ही ताज़ा जमी हुई बर्फ़ का, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं उसमें जो ताज़ा जमी हुई बर्फ़ होती है उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, या वो सनलाइट को सबसे ज़्यादा परावर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकेंड आप रुकिए। एसिड रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये अम्ल वर्षा में, मतलब ये क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से किस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया है SO2 और NO2, तो ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्ल वर्षा की वजह से जो हमारा ताजमहल है, जिसका संगमरमर पीला पड़ने लगा है, वो पीला पड़ने का सबसे बड़ा कारण अम्ल वर्षा ही है। और आपको एक थेरेपी भी मैं बता दूं, मड पैक थेरेपी, जिससे संगमरमर के जो पत्थर हैं उनको साफ़ करने के लिए या उनका जो सफ़ेदी है उसको पुनः वापस प्राप्त करने के लिए ये थेरेपी अपनाई जा रही है। दोस्तों, हमारी कोशिश तो यही है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दें ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप अपने जो क्वेरीज़ हों आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज़ को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडेप्टेशन से क्या तात्पर्य है? अडेप्टेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव स्वयं को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढालता है, वो उसका अनुकूलन कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि शब्द से आप समझ सकते हैं, अनुकूलन का मतलब है कि अपने आप को उन परिस्थितियों में ढालना। जैसे जो हर जीव का क्या होता है, एक परिस्थिति विशेष के लिए वो अपने आप को अडेप्ट करता है। जैसे जो पोलर एरियाज़ होते हैं, पोलर एरियाज़ में जो जीव होते हैं या जो जानवर होते हैं, उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं ताकि उस बर्फीले मौसम में वो अपने आप को अनुकूलित कर सके। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक एंड एनएरोबिक, मतलब वायुजीवी और आयुजीवी। एरोबिक होते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक क्रिया। देखिए, जैसे आप
आपने जब बचपन में जब आपने पढ़ा होगा तो साइंस में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मोमबत्ती में आग जलाना, मतलब वायु की उपस्थिति कैसे पता करें। तो आप एक मोमबत्ती ली होगी, मोमबत्ती को फिर उसके बाद उसको कांच से ढक दिया होगा, तो जैसे ही कांच से ढका होगा तो वो क्या होता है, बुझ जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि जो आग है वो जल रही होती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो रासायनिक क्रियाएं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं उनको एरोबिक रासायनिक क्रिया कहते हैं, और वो रासायनिक क्रियाएं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, मतलब वहाँ पर वायु तो है लेकिन ऑक्सीजन का एलिमेंट जो है वो वहाँ से अनुपस्थित है, तो उन रासायनिक क्रियाओं को एनारोबिक कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने इस ऑक्सीजन वर्ड को क्या है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये जो एक क्वेश्चन आता है उसमें ये है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो ये लगभग 21% पाया जाता है। दूसरा ये कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस की कौन सी मात्रा पाई जाती है, कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये 78% पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो 78 और 21 ये हमारा लगभग 99% हो गया। लगभग क्या, ये प्रॉपर ही हम मान लेते हैं क्योंकि इसको राउंड ऑफ जब कर लेते हैं हम तो ये 21 हो जाता है और ये 78, तो ये 99%। तो वायुमंडल में अगर हम गैसों का टोटल प्रतिशत 100% माने तो 99% तो ये दोनों गैसेस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मिलकर 99% कर देती हैं। शेष जो 1% बचता है उस 1% में आपका आर्गन लिख देती हूँ मैं, आर्गन, CO2 व अन्य अदर गैसेस। ठीक है, अन्य गैसेस पाई जाती हैं। तो क्लियर हो गया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना मात्रा पाई जाती है, 21%। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। दोनों का मिलकर 99% हो जाता है, और शेष 1% में आपका CO2 आ जाता है, आर्गन आ जाती है और अदर गैसेस आ जाती हैं। CO2 का भी प्रतिशत आप लोग एक बार जान लीजिए। CO2 है 0.03%। क्लियर हो गया। ओके। तो दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि स्पीड कैसी है, कंटेंट कैसा है, और अगर और भी आपको कुछ हेल्प चाहिए हो या और भी आप क्वेश्चन जानना चाहते हो तो उन सब कुछ चीज़ों को, मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो वो ज़रूर से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉल यानी वलयाकार प्रवाल भित्ति। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए प्रवाल भित्ति, प्रवाल क्या होते हैं। दरअसल प्रवाल समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं जो स्वयं से कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर लेते हैं, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो एक भित्तिनुमा संरचना बना लेते हैं। इसे ही कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, जब ये आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो समुद्र में जो जीव नष्ट हो जाते हैं, जो वो नष्ट हो जाएंगे तो उनकी जो हड्डियां होती हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो वो आपस में क्या होता है, जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। और फिर उसके बाद विभिन्न ताप दाप की जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, भौतिक प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जीव आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो एक क्या होता है, एक संरचना बनती हुई चली जाती है जिसको प्रवाल कहते हैं। प्रवाल का एक नाम और है मूंगे की चट्टान। क्या है, मूंगे की चट्टान। तो अगर कभी पेपर में कोरल की रीफ की जगह अगर वो मूंगे की चट्टान ऐसे लिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ हैव द सेम मीनिंग। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत आता रहता है, कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर, दोस्तों कौन से तट पर, पूर्वी तट पर एक भित्ति पाई जाती है लगभग 1900 किलोमीटर की। तो उसको क्या कहते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कैसी रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ। तो अभी आपने 2 क्वेश्चन जान लिए कि विश्व में की जो सबसे बड़ी रीफ है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। इसका नाम है ग्रेट
ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर। और ये कौन से तट पर है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो प्रवाल होता है ये एक जो जीव है, ठीक है, उस जीव का नाम है, एक जीव जिसे शैवाल कहते हैं, ज़ूज़ैंथली। मैं लिख देती हूँ, ज़ूज़ैंथली। ज़ूज़ैंथली, ये इस ज़ूज़ैंथली के साथ क्या है, एक सहजीवी संबंध में रहता है। ये इसके साथ सहजीवी संबंध में रहता है, मतलब ये इसको अपने आसरा देता है। होता क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग, रिसेंटली आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं पर ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आ रही है, तो टेम्परेचर कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है तो जो ये कोरल जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, इनका क्या है, ब्लीचिंग हो जाती है, इनका रंग उड़ जाता है, इनका रंग उड़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये शैवाल होता है ये मर जाता है। ठीक है, तो इसका जो रंग उड़कर ये सफ़ेद रंग के बन जाते हैं, तो उस घटना को भी क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पर ही, जहाँ से हमने शुरू किया था कि एटॉल क्या है। दोस्तों हमने आपको ये तो बता दिया कि प्रवाल भित्ति होती है। अब ये प्रवाल भित्तियाँ कई अलग अलग आकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक आकार होता है वलय आकार, जिसे हम एटॉल बोलते हैं। ये अंगूठी के आकार की होती है। जब एक गोल संरचना हो अंगूठी के आकार की तो उसे एटॉल कहते हैं। तो अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति जो अधिकांशतः मूंगे द्वारा निर्मित होती है, एटॉल कहलाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब प्राकृतिक रूप से सड़ने योग्य, बैक्टीरिया द्वारा स्थायी रूप से नष्ट किए जाने वाले पदार्थ। दोस्तों अब आप ये कन्फ्यूजन कई सारे हमारे दोस्तों को होगी कि ये क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो क्वेश्चंस मतलब मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बायोडिग्रेडेबल हैं, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। बैक्टीरिया द्वारा स्थायी रूप से नष्ट किए जा सकने वाले पदार्थ, वायरस द्वारा अस्थायी रूप से नष्ट किए जा सकने वाले पदार्थ, या बैक्टीरिया द्वारा अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब स्थायी को वो अस्थायी बोल सकता है एक ऑप्शन में, अस्थायी रूप से नष्ट किए जा सकने वाले पदार्थ। तो आपको ध्यान रखना है कि वो पदार्थ जो बैक्टीरिया द्वारा स्थायी रूप से नष्ट किए जा सकने वाले हों वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BOD, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब थोड़ा सा इसको हम अलग अलग करके थोड़ा सा पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और डिमांड मतलब ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पर, डिमांड। देखिए कोई भी मान लीजिए हम एक तालाब मान के चलते हैं, इस तालाब में पानी है, कई सारे जीवों का ये वास स्थान है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सीवेज का पानी इसमें आया, कृषि का अपशिष्ट इसमें आया, या स्वयं कुछ जीव जंतु इसमें मर गए, ठीक है, या कहीं से कोई और अपशिष्ट पदार्थ इसमें आ गए। तो धीरे 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 क्या होता चला जाएगा, जब इसमें अपशिष्ट आते जाएंगे तो ये पानी प्रदूषित होता जाएगा। जब ये प्रदूषित होता चला जाएगा पानी, तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जो इसमें सर्वाइव कर रहे जितने भी जीव जंतु होंगे वो अपने आप नष्ट होने लगेंगे, उनके जीवन के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत होगी, उनको ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, कि कोई भी अगर तालाब है और उसका जितना डिमांड है उसमें BOD का मतलब ऑक्सीजन की डिमांड उसमें जितनी ज़्यादा होगी, उसका मतलब है कि वो तालाब या वो नदी तंत्र या वो जल तंत्र उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा। तो क्या लिखा है हमारे इसमें, जैविक पदार्थों के घुलने तथा अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि अगर किसी तंत्र का, जल तंत्र का या तालाब का या नदी का BOD जितनी ज़्यादा है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि वो नदी या वो तालाब उतना ही ज़्यादा प्रदूषित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
बायोमास क्या है? जैव संहति किसी विशेष क्षेत्र अथवा पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा, मतलब कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई एक इकोसिस्टम है, उसमें जीवित पदार्थों की, गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये जीवित पदार्थ है, जीवित पदार्थों की कुल मात्रा उसका बायोमास कहलाती है। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात पृथ्वी एवं वायुमंडल के साथ क्षोभमंडल, महासागर तथा भूतल को मिलाकर जीवित अवयवों को सहारा देने योग्य स्थान क्या होता है? जीवमंडल। परिभाषा पे ना जाएं, सरल शब्दों में समझें तो इस तरीके से कि जिस आसपास के वातावरण में जो जीवित अवयवों को सहारा दे रहे हैं, ये जो जीवित लोगों के लिए अनुकूलित है, ठीक है, जहाँ हम सरवाइव कर रहे हैं, वो पूरा हमारा जीवमंडल है। अब यहाँ पर जो ये क्षोभ मंडल आया, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो हमारा वायुमंडल ये तंत्र है, उसमें कई सारे मंडल पाए जाते हैं। जैसे सबसे नीचे क्षोभ मंडल, मैं लिख देती हूँ, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है आपका समताप मंडल, उसके ऊपर आपका होता है मध्यमंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल को, जो सबसे निचला मंडल है, यहाँ पर जितना भी पानी, बादलों का गरजना, आंधी आना, तूफान आना, ये सारी घटनाएं इसी सबसे निचले वाले मंडल में होती हैं। उसके बाद आता है ये आपका समताप मंडल। समताप मंडल की सबसे बड़ी खासियत है, फ्रेंड्स बी अलर्ट, इस मंडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। जी हाँ, ओजोन गैस, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी, जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं, जिनसे हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है, उनको परावर्तित कर देती है, और एक जो कम मात्रा होती है वो पृथ्वी तक आ पाती है। तो ओजोन की परत इसमें पाई जाती है, और चूंकि इसमें जो मौसमी घटनाएं होती हैं इस मंडल में, वो कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसीलिए जो हमारे जेट प्लेन्स होते हैं, वो उनको उड़ने के लिए जो बिल्कुल ही सही दशाएं होती हैं कि वो भंवर में ना फंसें या चक्रवाती हवाओं से उनका सामना ना हो, आराम से फ़्लाइट लैंड करे, आराम से फ़्लाइट उड़ती रहे, इसीलिए वो उसको सारी आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराती है। तो ठीक है, समताप मंडल को आप लोग थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट मान के चलिए, बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं। उसके बाद आपका जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि क्या खासियत है कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली, ये जो पृथ्वी है, माफ़ कीजिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जब रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, तो रेडियो तरंगें पुनः टकरा कर धरती पर आ जाती हैं, जिससे हम टेलीविज़न या रेडियो जो भी चीज़ें हैं वो देख पाते हैं। तो वो इस मंडल की खासियत होती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्बन फुटप्रिंट, किसी व्यक्ति, परिवार, इमारत, संगठन अथवा संस्था द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा, ये मात्रा कर लीजिए, इसे को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। मतलब वातावरण में ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने में हमारा जो योगदान है, वो एक इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? जैसे हम घरों में एसी चलाते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, फोम्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा, वो जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो उसको बढ़ाने में योगदान देती हैं। जैसे CFC, एक ग्रीन हाउस गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कि आपके AC वगैरह से निकलती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति, परिवार, इमारत, संगठन, संस्था द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित की गई ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। CFC, अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ऐसी गैस हैं जिनका उपयोग वातानुकूलन मतलब आपका जो एसी, प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेशन, पैकिंग अथवा एरोसोल आदि के लिए किया जाता है। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीएफसी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एसी में कौन सी गैस लगाई जाती है, एयर कंडीशनर जो होते हैं, ठीक है, या रेफ्रिजरेशन में कौन सी गैस का योगदान होता है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सीएफसी है तो उसमें लिख दिया जाएगा कि एक ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस है, इस तरीके से। तो ये ग्रीन हाउस ओजोन परत के को नष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो सीएफसी को ओजोन परत के नष्टीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। और वैश्विक स्तर पर गैस ने इतनी तबाही मचाई है कि कनाडा, एक मिनट मैं दोबारा से करके लिख देती हूँ, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल एक जगह है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें जो सदस्य देश थे उन लोगों ने क्या किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एक निश्चित स्तर के उत्सर्जन के लिए, या इसका जो ज़्यादा उत्सर्जन, अति उत्सर्जन हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए सारे देशों को कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर हमें इन तरीक़ों से रोक लगानी है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन से गैस को बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए, या सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उस पर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा, और मॉन्ट्रियल कहाँ है, वो कनाडा में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन। क्या समझ में आया वनोन्मूलन से, वन का उन्मूलन यानी वन का नष्ट किया जाना। आर्थिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों की ये कटाई है, इसको कटाई पढ़िएगा आप लोग, ये टाइपिंग एरर हो गया है। आर्थिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्षों की कटाई। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी। अब चूंकि हमारे पास अर्थ है और अर्थ में इंडिया है, ठीक है, इंडिया के पास एरिया उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, एक इंडिविजुअल को या जो प्रति व्यक्ति की जो क्षेत्र की मात्रा होगी वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम जब लैंड एरिया को ख़त्म कर लेंगे या जो हमारा नॉर्मल जो ऑलरेडी रहने योग्य जगह हैं उनको ख़त्म कर लेंगे, तो फिर हमारा कहाँ पे हम मूव करेंगे, हम जंगलों की तरफ मूव करेंगे, जंगलों को साफ़ करेंगे, फिर जंगलों में हम अपना रहने योग्य स्थान बनाएंगे या फैक्ट्रीज़ डालेंगे। ठीक है, तो आर्थिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जब हम वृक्षों की कटाई करते हुए चले जाते हैं, और चूँकि आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि एक बड़े वृक्ष को हम काट देते हैं तो वो उसको बनने में कितने साल लगते हैं, कई साल, लगभग 10 से 15 साल तक वो मतलब एक वृक्ष को बड़ा होने में लगता है, और काटने में कुछ ही घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से वन क्षेत्र का जो एक बहुत बड़ी मात्रा जो हम अपनी आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हम उसको ख़त्म कर देते हैं, वो वनोन्मूलन कहलाता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो ये वाला एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको नॉर्थ ईस्ट कंसीडर करके चलिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ये जनजातीय एरिया है। तो यहाँ पर जनजातियाँ क्या करती हैं, खेती करती हैं, और खेती करने के लिए यहाँ पर एक बहुत फेमस पद्धति अपनाई जाती है, उसको बोलते हैं झूम खेती। क्या है बोलते हैं उसको, झूम खेती। बेसिकली तो इसके लिए नागालैंड जो स्टेट है वो है, लेकिन ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इस खेती में होता क्या है, दरअसल मैं आपको वो प्रक्रिया समझाना चाहती हूँ। तो उस खेती में क्या होता है कि जनजातीय क्षेत्र क्या करते हैं, वो एक प्लेस में मूव किए, वहाँ के जंगलों को साफ़ किया, वहाँ पे खेती योग्य भूमि बनाई, उस पर खेती करी, और जब वो खेती हो गई तो उन्होंने उस फसल को वो जला देते हैं, जलाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वो अगली फसल के लिए अगले प्लेस की तरफ मूव कर जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती के लिए मूव करना और खेती के लिए उस जंगल को साफ़ कर देना, वो झूम खेती कहलाती है।
अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कंट्रीज़ में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो जो हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पूरा डिटेल में क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया में होती है उसे झूम खेती बोलते हैं, उसको समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों का टूटना और नष्ट होना। ठीक है, जब कोई जीव मर जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई जीव मर जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से उसका क्रियाकर्म बोल सकते हैं नहीं किया जाता, तो क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू वो धीरे 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 नष्ट होता चला जाता है, उसको डिकम्पोज बोलते हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारी वायुमंडल के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के सफाई कर्मचारी किनको कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है गिद्ध को। किसको कहा जाता है, गिद्ध को। ये क्वेश्चन रट लीजिए, वायुमंडल के सफाई कर्मचारी, डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट से आया है कि वातावरण के सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, तो वो गिद्ध को कहते हैं। ठीक है, अब गिद्ध जब ये वर्ड आई गया है तो इसको एक और बता दें कि हमारे जो चारों ओर का जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उससे गिद्ध का विलोपन हो रहा है, तो उस गिद्ध के विलोपन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो गिद्ध के विलोपन के लिए एक दवाई उत्तरदायी है। फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए, इस दवाई का नाम, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका नाम है, मैं लिख देती हूँ, डाई क्लोफिनेक सोडियम। डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये डाइक्लोफिनेक सोडियम ये गिद्धों के विलुप्तीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अब आप कहेंगे कि गिद्धों को दवाई देने कौन गया, तो दवाई ऐसे दी गई है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है। कैसे, दरअसल ये डाइक्लोफिनेक सोडियम जो दवाई है वो मवेशी जैसे भैंस है, गाय हैं, इन लोगों को जोड़ों के लिए, जैसे इनके खुरपका रोग या कई सारे दर्द निवारक है एक तरीके से। क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि डाइक्लोफिनेक सोडियम किसके लिए क्यों यूज़ की जाती है, तो वो एक दर्द निवारक है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये मवेशियों को दी जाती थी, और फिर जब ये मवेशी मर जाया करते थे तो जब गिद्ध इनको खाते थे तो वो गिद्ध में इनडायरेक्टली ये जो दवाई है वो पहुंच जाती थी, वो जो इनडायरेक्टली पहुंच जाती थी वो उनको नुकसान कर जाती थी और धीरे 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 क्या हो जाता था, ये मर जाते थे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस बता दिए गए। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के समुदाय तथा उनके अजीवित पर्यावरण आदि का एक साथ मिलकर सक्रिय रहने वाली एक इकाई जो किसी नियत भौतिक स्थल में स्थित हो, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। देखिए शब्दों पे मत जाइए, उसकी भावनाओं को समझिए। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ये चेन होती है, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, उसमें प्रोड्यूसर भी रहते हैं, उसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता भी रहते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भी रहते हैं, और ये सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और इन सब का जो सबसे उच्च लेवल का जो सर्वाहारी उपभोक्ता होता है वो है हम इंसान। ठीक है, तो ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक ही दिशा में ऊर्जा बहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्पादक जिस भोजन का निर्माण करेंगे उसको प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आश्रित रहेंगे। कभी भी ये नहीं हो सकता कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को घास खा जाए। ठीक है, घास भोजन निर्माण करेगी, वो घास किसी का भोजन बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो फूड चेन होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। देखिए इसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो वो हमेशा एक दिशीय होता है। कौन से दिशीय होता है, एक दिशीय। कभी भी विपरीत दिशा में ये ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है, ये हमेशा एक दिशीय होती है। और अगर हम इस फूड चेन की बात करें या इसकी बात करें तो इसमें सबका होना अनिवार्य है। किसी एक का अगर ये चेन में से कोई एक गायब हो गया, मान लीजिए ये नहीं है, तो अगर ये
फूड चेन में से हट गया तो इस पर डिपेंड रहने वाली दूसरी प्रजाति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, संकटग्रस्त हो जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी, वैसे तो मैंने सारी क्वेरीज़ दूर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी सारी क्वेरीज़ को दूर करने की। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ लेकर हम जल्दी ही हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।